हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स में बेसिकली हम लोगों को जो चीज डिस्कस करनी है वो वही चीज है जो मैंने इनऑर्गेनिक के सेशन में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। साथ साथ जब फिजिकल हमने स्टार्ट किया था तो 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसके कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जहां पर मैंने आपको टर्म्स के बिहाफ पे बताया था मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड सो ऑन। अब हमको यहां पर, क्योंकि पार्ट किसका है ये, सोल्यूशन का, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आप किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सोल्यूशन के ऊपर। तो अब आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स चेक करनी है एज पर द सॉल्वेंट और द सॉल्यूट के पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन इस वाले सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप कंसंट्रेशन टर्म्स को। चलिए, तो अब सबसे पहले जब बात की जाएगी कंसंट्रेशन टर्म्स को सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करने के बिहाफ पे, तो आप सिंपली कहते हैं इन जनरल द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड per unit of a solution or you can say a solvent is referred to as solution strength। अब सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को लेके तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, क्या बार बार मैंने आपको एक चीज कहा है कि सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है, इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज ऑफ सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट मैंने बार बार आपको बताया कि जो हम स्मॉल प्रोपोर्शंस में लेते हैं, दैट इन द क्वांटिटी बेस्ड अगर मैं बात करूं तो स्मॉल प्रोपोर्शन में आप किसको लेते हैं, सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट को आप कहते हैं लार्जर क्वांटिटी में। यहां तक की चीजें तो हमें याद है होपफुली, ठीक है। तो अब यहां से आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन स्ट्रेंथ, एक वर्ड आपके सामने आया, वो क्या है, द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट ऑफ अ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इज सिंपली रेफर्ड एज सॉल्यूशन स्ट्रेंथ। पहली चीज तो ये। अब जब आप इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप कह रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स इन जनरल। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, दो बेसिक आपको आइडियाज के अकॉर्डिंग डील करना है। क्या है वो, एक तो आप कहेंगे वॉल्यूम डिपेंडेंट या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो दो फैक्टर्स के बिहाफ पे इन कैटेगरीज को कैटेगराइज करा गया है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अगर मैं कहूं सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस में मैंने आपसे कहा कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये जो फ्लो चार्ट मैं यहां बना रही हूं, इस एक फ्लो चार्ट से पूरा की पूरा कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ जाने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद, समझने के बाद उसको राइट डाउन भी करना है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपके सामने किस बेसिस पे बात करूंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक साइड में आपके लिए ले रही हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये लीजिए। और साथ साथ ही मैं यहां एक चीज और बता देती हूं, जब कभी भी मैं बात कर रही हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट के बेसिस पे, तो आप कहेंगे दैट इज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम बायस, और यहां आप कहेंगे मास डिपेंडेंट। चलो ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है सुनो, 1 to 1। सबसे पहले मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक सेकेंड, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहां हम सबसे पहले आपके साथ जो डिस्कस करेंगे, पहले नहीं तो बाद में, कोई टेंशन नहीं है, एक अपने को पढ़ना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक आपको पढ़ना है वेट बाय वेट परसेंटेज, एक टर्म आपको पढ़नी है मोलैरिटी, जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल एम के साथ, ठीक है। एक टर्म आपको पढ़ना है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, या फिर जस्ट इसका रिवर्स भी कर लीजिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें और आपको पढ़ना है मोलैरिटी के साथ साथ आप पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के बिहाफ पे एक कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ चीजें जो है, और एक है फॉर्मेलिटी। तो ये तो आप पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट के केस में। अब आती हूं मैं दूसरी साइड, जिसमें मैं कहूंगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। क्या रहेंगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, आपने एक टर्म पढ़ी है मोलैलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। साथ साथ मोल फ्रैक्शन, ये लीजिए, किससे डिनोट करते हैं, x, और यहां आप पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट।
तो ये सारी टर्म्स अब आपको 1 to 1 करनी है मेरे साथ डिस्कस, समझना है ढंग से। चलो अब स्टार्ट करें 1 to 1। टेक अ स्क्रीनशॉट और लिखना चाहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, लिख लीजिए। चलें, आओ सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज को लेके। अब मास परसेंटेज का मतलब ही क्या है, डिनोशन क्या होगा, W/W%। सिंपल सा टर्म है, अब समझना ध्यान से। इसका मतलब जब लिखा ही है मैंने मास परसेंटेज, आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन जो है इसका वो किस फॉर्म में है, W/W% के फॉर्म में। दैट मीन्स कि यहां पर आप क्या डिनोट कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट के मास को डिनोट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर आप बेसिकली किसी भी कंपोनेंट के मास को लेकर बात की जाएगी, वो भी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मेरा फॉर्मूला ये हो सकता है मास ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज के टर्म्स में भी। तो मैं यहां बात कर रही हूं वेट बाय वेट परसेंट के रिस्पेक्ट में। आपसे लैंग्वेज में पूछा जाए मास परसेंटेज तो भी यही फॉर्मूला लिखना है, आपसे पूछा जाए वेट बाय वेट परसेंटेज तो भी यही फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या है फॉर्मूला, फिर से सुनिए, मास ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो अब समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अब लो, मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया कि 10 ग्राम सुक्रोज को, शुगर है, 10 ग्राम सुक्रोज को मैं डिसॉल्व कर रही हूं 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, यहां आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, वेट परसेंट निकालना है। चेक कर लें, फॉर्मूला भी बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूट का मास आपको कितना दिया हुआ है, सुक्रोज का 10 ग्राम गिवन है, ये लीजिए मैंने ये लिख दिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर हमें पता है कि कितना परसेंट लेना है आपको, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने इसको लिख दिया फॉर्मूले के अंदर 10/100। तो इनको ऐड किया जाएगा या नहीं। अब आप कहो कि यहां पर 110 कैसे आया, तो 10 ये और कितना गिवन है 100, तभी जाके तो आप बात करेंगे टोटल की। तो कितना हुआ 110 पहली चीज तो ये किया 10/110। अब परसेंटेज निकालनी है तो परसेंट का तो बेसिक है, सिंपल सा 100 से मल्टीपल करवाना है। तो ये लो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। तो सॉल्व करो, आपके पास आ गया 9.09% वेट बाय वेट परसेंटेज इन द केस ऑफ सुक्रोज। बात समझ में आई। हमने अभी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया है विद एन एग्जांपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आपको यहां पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर किसी भी कंपोनेंट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहां हम मास को डिनोट कर रहे थे, यहां हम वॉल्यूम को डिनोट करेंगे। वही सिंपल चीज है, कोई नया चेंज नहीं करना है। वहां मास लेके चल रहे थे और यहां क्या लेके चलोगे, वॉल्यूम। ठीक है, सेम चीज है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा 100 ml के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला बना ले पहले। तो यहां अगर इसका मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो मैं आपसे कह सकती हूं कि इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज द फॉर्मूला विल बी वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो फॉर्मूला समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ मास की जगह मैंने वॉल्यूम ले लिया है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। मेरा एग्जाम्पल है कि एक सॉल्यूशन लिया है मैंने HCl का 7%। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, HCl सॉल्यूशन इज 7%, यानी मीनवाइल अगर इसकी लैंग्वेज को मैं चेक करूं तो क्या ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 7 ml HCl जो है वो प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में। बात तो वही है, मैंने कहा HCl solution is 7%, दैट मीन्स अ 7 ml HCl is present in 100 ml of a solution। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूले में सीधा सा इसकी वैल्यू रख दोगे। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू रखो और चेक कर लो, हो जाएगा सेम वही चीज। चलो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं हम क्या पूछी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत बार पूछी जाती है मास बाय परसेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सो नाउ द थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है इसका डिनोशन, दैट इज W/V%। ठीक है, W/V%, क्योंकि वेट से आप मास को डिनोट कर रहे हैं, वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वॉल्यूम के परसेंटेज के बिहाफ पे ही पूछा गया है। तो देखो क्या इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि यहां पर मास जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा सॉल्यूट का इन ग्राम्स।
क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम वेट वेट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की। दैट मीन्स यहां आप मास भी लेके चलेंगे एंड वॉल्यूम भी लेके चलेंगे। तो यहां पर डिनोट क्या किया जाएगा, सॉल्यूट का मास ग्राम्स के अंदर, वो भी 100 ml सोल्यूशन में। तो फॉर्मूला बना लें सबसे पहले। फॉर्मूला अगर मैं बनाती हूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, तो क्या फॉर्मूला कुछ ये कहा जा सकता है, अ मास ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन ml। ग्राम्स के अकॉर्डिंग चल रही हूं मैंने कहा मास ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन ml। अब परसेंटेज निकालना है तो देन मल्टीप्लाई बाय 100। बन गया मेरा फॉर्मूला, ये लो। तो चलिए इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, अ शुगर सॉल्यूशन इज 3%। मतलब क्या है, इस लैंग्वेज से कहना चाह रहे हैं कि 3 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, परसेंटेज में है 3%। मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर प्रेजेंट है, 3 ग्राम्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दोगे, क्योंकि फॉर्मूले में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया है, नॉट वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यू पुट करो और ये लो रिजल्ट तुम्हारे सामने। कितना परसेंटेज है ये, 3% के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को आप समझना, 1 to 1 रिलेट करा जाएगा। मैंने एक शुगर सॉल्यूशन लिया है 10% का। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन चीज़ है लैंग्वेज को पिक करना। अगर आप इसकी लैंग्वेज ही पिक नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर आते हुए भी नहीं आता है, वो वाला स्टेट हो जाएगा। फिर जय माता दी, लेट्स रॉक, या फिर आगे वाले भैया या पीछे वाली दीदी, फिर कोई काम नहीं आता उस टाइम। काम आता है सिर्फ तुम्हारा वो टाइम कि काश पढ़ लिया होता। तो चलो, क्या कहा है मैंने क्वेश्चन, लैंग्वेज समझना ध्यान से। अ शुगर सोल्यूशन इज 10%, दैट मीन्स 10 ग्राम वेट बाय 100 ml। हैंड टू हैंड इस चीज को क्लियर कर रही हूं। अ शुगर सोल्यूशन इज 10%, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम बाय 100 ml। ठीक है, अब यहां क्या निकालना है, तुमको निकालना है वॉल्यूम बाय वेट। सेम वही चीज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट के रिस्पेक्ट में। अगर डेंसिटी भी तुम्हें यहां गिवन है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, मान लिया कि मैंने यहां पर डेंसिटी तुम्हें दे दी सोल्यूशन की, दैट इज नियरली अबाउट 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हो, रो फैक्टर से। अब सुनो, सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूं मैं यहां पर, बड़े ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में तुमको कितना परसेंट दिया है शुगर का, 10%। तो अभी कहा 10 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ अ सोल्यूशन निकाला जाए। मास ऑफ अ सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तीनों। सारी क्वांटिटीज तुम्हें गिवन है, सिर्फ लैंग्वेज पिक करके फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो यहां तुम्हारे पास ये डेंसिटी आ गई। अब इसको मैंने कितने से कितने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना लिया है, 100 ml, मल्टीप्लाई करवा सकती हूं क्योंकि अभी निकाल रहे हैं हम सिंपल सा मास। तो मैंने इसको चेंज किया, होल ओवर मेरे पास आ गया 125 ग्राम्स। ये मेरे पास अभी आया है सॉल्यूशन का मास। अब क्या करोगे, यहां से वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या पड़ा था वेट बाय वेट परसेंट का, जस्ट अभी बताया इससे पहले, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू रखो, कितना ग्राम है, 10 ग्राम। यही कहा गया, 10 ग्राम शुगर ली, मास कितना है 125 ग्राम्स। किससे निकाला हमने, डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन किया, किसमें, वॉल्यूम में, ये लो। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर दिया होल ओवर मल्टीप्लाई। ये आपके पास आ गया, इसको काट पीट के कुछ 8%। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज में आपको सारा डेटा गिवन है, फिर भी अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमी है हमारे हार्डवर्क में। तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो और रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। चलो, यहां तक की कंसंट्रेशन टर्म क्लियर है, आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए। आओ, नेक्स्ट पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको आप डिनोट करते हैं ppm से। दैट इज पार्ट्स पर मिलियन डिनोटेड बाय ppm। सिंपल सा पता भी होगा, बता चुकी हूं, 10⁶, जहां दिख जाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो, यहां बात की जाएगी मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम।
हर वे में एक्सप्रेस कराया जा सकता है कंसंट्रेशन टर्म्स को इन द फॉर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो भी आप सोल्यूशन में ले रहे हैं उन्हीं कंपोनेंट्स की बात की जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे थे तो हम यही कहते थे, मास के रिस्पेक्ट में भी हम यही कहते थे, टोटल से ही डिवाइड किया जाता था। तो यहां सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पार्ट्स के बेसिस पे लेना है, यानी कंपोनेंट्स के बिहाफ पे, सो दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। यहां मल्टीप्लाई किससे करोगे? वहां 100 से कर रहे थे परसेंटेज के लिए, यहां क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में बात की जा रही है तो यहां सिंपल सा 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इतना सा चेंज है, इसके अलावा कोई नई टेंशन नहीं लेनी है। अगर पीपीएम दिख रहा है तो पीपीएम कहता है तुमको कि यहां 100 नहीं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करते थे? x से। मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा और याद आ जाना चाहिए, सबसे फेवरेट कहलाता है तुमका। क्या कहता है? यहां पर आप मोल्स, सीधा सीधा मोल्स डिनोट करोगे। हर जगह पर नई नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, कहीं मास, कहीं वॉल्यूम, कहीं कुछ। ये तो इतना बेसिक है मोल फ्रैक्शन तो, कि हर जगह मोल्स ही काउंट करते हो। तो इट डिनोट्स सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन 1 ml of a solution, not in 100 ml of a solution। यहां से पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। अब तक पढ़ते आ रहे थे 100 ml, अब पढ़ोगे 1। ठीक है, क्या कहा है? मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखो फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस तरीके से? मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सिंपल सा है। जितने का आपने यूज किए, मान लो मैंने तुमको 10 रुपए दिए और तुमसे कहा गया कि जाओ ऐश करो। अब 10 रुपए में तो क्या ही ऐश करोगे, फिर भी कर लेंगे। अब तुमने वहां जाके उसमें से 6 रुपए खर्च कर दिए, 4 रुपए तुम्हारे पास बचे हैं। अगर मैं तुमसे इससे मोल फ्रैक्शन पूछ लूं तो क्या करोगे? 6/10 बेसिक। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? आओ मेरे पास, अब एग्जाम्पल भी चेक करेंगे। अब यहां सुनो, मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे एक और टर्म में तुमको बताऊंगी कि यहां पर आप दो कंपोनेंट्स के बेसिस पे भी ले सकते हो। इंडिविजुअल की बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी मिक्सचर हो तो ध्यान रखना है। अगर मिक्सचर बाइनरी है यानी 2 कंपोनेंट के मोल्स होंगे, लाइकवाइज सपोज करते हैं ए और बी, तो मैंने कहा अगर मोल्स ए के मोल्स और बी के मोल्स बाइनरी मिक्सचर में रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपली मोल्स को Na एंड Nb के फॉर्म में, और मेरा मिक्सचर कैसा है? बाइनरी। बाइनरी मतलब अ कॉम्पोजिशन ऑफ 2। तो मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर वो आपसे कहते हैं कि ए के मोल फ्रैक्शन निकालिए तो कैसे लिखेंगे? एक्स ए विल बी इक्वल्स टू, ए के निकालने हैं तो Na/Na प्लस Nb। कोई नई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर यहां b के पूछ ले तो क्या कर दोगे? यहां लिख दोगे टोटल एक्स बी इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। जिस कंपोनेंट का पूछा है वो डिवाइडेड बाय टोटल, बस इतनी सी बात याद रखना। आप बाइनरी दे दे और भी ज्यादा देते जाएं, कितने भी दे लो, निकाल लोगे। चलो आओ एग्जाम्पल चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया है 40 ग्राम NaOH है और 54 ग्राम्स है H2O। ठीक है, 40 ग्राम्स NaOH एंड 54 ग्राम्स H2O। तो सबसे पहले यहां पर तुम मॉलिक्यूलर मासेस निकालो और फिर मोल्स चेक कर लो, आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर टोटल मोल्स देखूं, सिंपल मैंने NaOH को मान लिया A, ये हो गया मेरा B, है ना। तो टोटल मोल्स तुम्हें यहां दिख रहा है कितने हो गए। तो अब अगर NaOH के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, तुम्हें पता है कि ये H2O के लिए, 2 किसके लिए है? H2 एक के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 2 H मॉलिक्यूल्स हैं यानी 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लाइकवाइज सोडियम के केस में 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड H इज 1। तो हम यहां से टोटल कैलकुलेटिव मोलर मास भी निकाल लेंगे। अब इनको क्या करोगे? फॉर्मूले में रख दो सीधा सीधा। तो अगर H2O के लिए बात की जाए तो सबसे पहले चेक करो, H2O भी चेक करना है। यहां तुमने मोल्स निकाले हैं, H2O के जब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो क्या करोगे? टोटल कितना है? 54 ग्राम्स दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 + 16 कितना होता है? 18। 54 को 18 से डिवाइड तो कर सकते हो, करो। कितने मोल्स आए? 3।
तो अगर H2O के मोल्स पूछ लिए जाए तो कितने हो गए 3/4। और अगर अब मैं NaOH के पूछ लूं तो यहां कितने हैं 40, और इनको ऐड करो 23, 16, 1, 6, 4, 10, 40। तो ये कितना रह गया 40 ग्राम गिवन है, टोटल मोल्स 40, 42, 40 कट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो लो NaOH के क्या आया मोल फ्रैक्शन 1/4। तो इस तरीके से निकालना है। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं, मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या कहती है, यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करे जाएंगे, वो भी सल्यूट के, लेकिन 1 लीटर के सोल्यूशन में। किसके 1 लीटर। मोलैरिटी देखो पीछे क्या आ रहा है मोलैरिटी, यानी 1 लीटर, बस इतना याद रख लेना, नहीं तो ट्रिक भी बनती है तुम्हारी। मोलैरिटी पीछे आ रहा है लैरिटी, और लीटर थोड़ा थोड़ा सा सेम तो लग ही रहा है, नहीं लग रहा है तो मान लो क्या हो गया 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में चेक करना है। फॉर्मूला बना लेते हैं फटाफट से। मोलैरिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो तो यहां पर आप मोलैरिटी को एक चीज और ध्यान रखना कि मिलीग्राम पर लीटर में भी चेक कर सकते हैं, जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल M, या फिर मोलर भी लिखा जाता है। तो अगर डेंसिटी की बात कर लूं मैं यहां पर कि डेंसिटी जो है सोल्यूशन की मास पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहोगे डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू या फिर रो फैक्टर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखना चाहे तो M/V। चलो क्वेश्चन चेक करते हैं सबसे पहले, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा मोलैरिटी का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है मेरा 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया जा रहा है 250 ml सोल्यूशन के अंदर। फिर से रिपीट कर रही हूं, 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखो फॉर्मूला क्या था अभी निकाला, M इज इक्वल्स टू N/V। तो N/V को अगर N को मैं और फर्दर चेक करूं तो क्या हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम को चेक कर लो कितना दिया है 250 ml, लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल ये लो। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो, NaOH का अभी चेक किया था कितना 23, 16 और 1 कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 40। तो क्या हो जाएगा 40/40 मोल्स, तो ये तो हो गया 1, और ये क्या आया टोटल निकल के 250 से 1000 को डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं करना 1000 से डिवाइड करना था, तो ये आ गया 1/4। तो मेरे पास रेशो आया 4/1, दैट इन द टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, जिसको ही आप डिनोट कर रहे हैं M। जब कभी भी मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो पीछे यूनिट लिखी जाएगी कैपिटल M। ठीक है, ये लो। तो क्या आया हमारा रिजल्टेंट 4 मोलर। चलो अब नेक्स्ट टर्म चेक करनी है मोलैलिटी। अभी आपने पढ़ा मोलैरिटी, एक ये टर्म है मोलैलिटी जिसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और यहां पर भी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की ही बात करेंगे, लेकिन पर ग्राम में, पर ग्राम कह लीजिए या फिर पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो चेंज कर दो, और मेजरली देखते हैं आप पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला बनाते हैं सबसे पहले मोलैलिटी का, स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, किलोग्राम्स में बात की जाएगी। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी, क्योंकि मोल्स काउंट कर रहे हो पर केजी सोल्यूशन में। अब देखो, अब आप इसको और कैसे लिखते हैं स्मॉल m या फिर मोलल। मोलैरिटी को कहते थे मोलर और मोलैलिटी को कहोगे मोलल। ठीक है, थोड़ा सा अपनी जो टोन है ना उसको हल्का सा डाउन कर लो, थोड़ा सा वो जो बच्चे बोलते हैं तुतलाने वाला फॉर्म वही है मोलैलिटी मोलल। आओ क्वेश्चन से चेक किया जाए। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूं कि 20 ग्राम NaOH को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है, और यहां चेक करें मोलैलिटी। 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला रख दो N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसके अंदर केजीज के अंदर। तो चेक कीजिए, आपके पास सबसे पहले तो यहां NaOH का पता ही है 23, 16, 1, 40, ये तो चल ही रहा है रेशो। अब यहां जो चेक करोगे, क्योंकि सॉल्यूट ने NaOH क्या है यहां पर सॉल्यूट कितना ग्राम है 20, तो क्या हो जाएगा 20/40 होल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना रह गया हमारे पास 80,
सोल्यूशन के अंदर मैं बात कर रही हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। होल ओवर चेक करो, काट पीट के तुम्हारे पास रेशो आया कुछ 25/4 और इसको फर्दर चेक करते हो तो रिजल्ट इज 6.25। तो सबसे पहले सिर्फ जो चेक करना है वो मोलर मास के टर्म्स में वैल्यूज को पिक करना है और सीधा सीधा फॉर्मूले में लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और फिर सिंपल सी मैथ्स लगानी है, छोटे मोटे मल्टीप्लाई, छोटे मोटे डिवाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, जिसको डिनोट करोगे कैपिटल N, नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहां पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट्स चेक किए जाएंगे, लेकिन 1 लीटर के सोल्यूशन में। तो बेसिक सा फॉर्मूला बन गया, कैपिटल N विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट इन लीटर्स। तो देखो यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना चाहूं, मीनवाइल कि मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना चाहूं, तो आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यही बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपके पास रेशो क्या आ गया, इज इक्वल्स टू m/z, और z बार बार चीख चीख के बताया गया था कि z कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर। याद आया कुछ? ठीक है, आओ एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन क्या है मेरा कि यहां पर आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी है NaOH सॉल्यूशन की। मोलैरिटी भी निकाल ली, मोलैरिटी भी निकाल ली, अब निकालेंगे नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम सबसे पहले चेक करें, 1 लीटर की बात हो रही है, यानी 1000 ml भी कहा जा सकता है। वेट अगर चेक किया जाए NaOH का, तो आपको देखिए 20.5 ग्राम्स गिवन है। अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो क्या करोगे, 20.5 डिवाइडेड बाय 40, और ये क्या हुआ, बेसिक 7/1। अगर इसको चेक करोगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी फैक्टर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0.5125 n। यहां जो यूनिट रिप्रेजेंट की जाएगी दैट विल बी कैपिटल N, 0.5125। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, साथ साथ नॉर्मेलिटी की वैल्यू गिवन भी होती है कई बार, लेकिन जब नहीं होती है तो आपको निकालना सिखा दी गई है। ठीक है, आइए अब एक टर्म और पढ़नी है जो कि क्या है, फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी तो तुम सबको अच्छे से आता होगा, सारे दिन करते हो। अब ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है जो सारे दिन करनी होती है, ये है केमिस्ट्री की फॉर्मेलिटी जो काम आती है। ठीक है, तो उस फॉर्मेलिटी से बाहर निकल के केमिस्ट्री वाली फॉर्मेलिटी में आओ, और याद रखना कि ये अप्लाई की जाएगी आयनिक कंपाउंड्स पे। क्या कहा मैंने, आयनिक कंपाउंड्स पे। अब देखो फॉर्मेलिटी को एक तरीके से मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में भी यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी को आयनिक कंपाउंड्स में मोलैरिटी की जगह भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मेलिटी है क्या, ये है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस, किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बात होगी, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसको डिनोट किससे किया जाएगा, कैपिटल F। तो फॉर्मूला बना लें, अपन फॉर्मूला बना लेते हैं भाई फॉर्मेलिटी का। क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं फॉर्मूले को एक एग्जांपल से। तो क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से। मैंने पूछा है कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, NaCl, जहां पर मैंने आपको गिवन किया है क्या है, 5.85 ग्राम ऑफ विच हैव बीन डिसॉल्व्ड टू फॉर्म 250 ml ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अभी हमने चेकआउट किया, क्या था, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सबसे पहले NaCl के मोल्स निकालने पड़ेंगे, और NaCl के मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट क्या है, 5.85, और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 58.5। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, मोल्स आ गए 0.1 किसके, NaCl के। चलो अब यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम हमको गिवन है 250 ml, अगर इसको मेरे को लीटर में चेंज करना है तो 0.25 लीटर हो गया। फॉर्मेलिटी में पुट कर दो दोनों को, मोल्स कितने थे 0.1 और वॉल्यूम कितना है 0.25, तो ओवरऑल फॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.4 F। यूनिट क्या रहेगी, कैपिटल F। तो यहां से आपने NaCl की फॉर्मेलिटी चेक की, क्या है 0.4 F, या फिर आप कहें तो 4F के टर्म्स में भी देख सकते हैं जब ये टर्म्स दूसरे फॉर्म में हो। ठीक है, चलो तो यहां तक बात समझ में आई।
चलते हैं आगे। अब एक रिलेशनशिप पढ़ लो। कंसंट्रेशन टर्म तो हमने सारी कर ली, फॉर्मेलिटी भी तुम करके आ गए। अब क्या करना है, एक रिलेशनशिप पढ़ना है। कौन सा रिलेशनशिप है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। तो मोलैरिटी हमने इंडिविजुअली पढ़ ली, नॉर्मेलिटी भी पढ़ ली, दोनों का रिलेशनशिप ही तो चेक करना है। चलो करते हैं। तो नॉर्मेलिटी को अगर मैं बेसिकली रिप्रेजेंट करूं तो आप कहते हैं Z इंटू मोलैरिटी। Z याद आया जिसको मैंने पढ़ाया था रैंक बोल के, N फैक्टर जिसको कहा जाता है, दैट इज रैंक ऑल्सो। तो मेरे पास फॉर्मूला आया कुछ, मैं डायरेक्ट अभी एक बार लिखते हैं कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू Z इंटू मोलैरिटी। अब ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का बताओ मुझे फॉर्मूला, अभी सिखाया है, क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर? लीटर्स के अंदर। और मोलैरिटी हमने चेक की थी, तो वो थी हमारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले इंडिविजुअली दोनों फॉर्मूले को लिख लिया। अब यहां से अगर मैं नॉर्मेलिटी चेक करूं तो आप कहेंगे हो गया भाई, अगर इस फॉर्मूले को चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो होगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से आओ, अगर मैं इक्विवेलेंट मास यहां से निकालना चाहती हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, जिसको आप Z भी कह रहे हैं। अब अगर ये जो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आई है, इसको मैं उस फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो इस फॉर्मूले में पुट करते ही मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से नॉर्मेलिटी क्या आ गई? मोल्स अपॉन, इसको कह सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू n फैक्टर। आओ, तो यहां से टोटल नॉर्मेलिटी जो आपकी आई, दोनों को रिलेट करते हुए मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू n फैक्टर, और इसी नॉर्मेलिटी को आप कह रहे हैं मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, जो मैंने आपको कहा Z इन द इनिशियल्स। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बहुत बार पूछते हैं, डिराइव नहीं करवाया जाएगा, बट आपको एक बार पता होना चाहिए कि हाउ टू डिराइव। ठीक है, ये लो, अब आओ, हो गया। तो यहां जाके आपका कंसंट्रेशन टर्म्स होता है अच्छे से वाइंड अप। कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी। अब इसके बाद हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन के पार्ट में, लेकिन उससे पहले फिर मैं कहना चाहूँगी, री रिवाइज इट विल, मेक योर ओन हैंड नोट्स ऑन यू बाय द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। जो मैं बार बार कहती हूँ कि फ्लो चार्ट बनाओ, उतना ही ज़्यादा समराइज्ड वे में उस चीज़ को पिक्चराइज करो और पढ़ो। घर में पोस्टर नहीं लगाने हैं, घर में पोस्टर से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग वहाँ लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए पार्ट के साथ, तब तक चुपचाप बैठ के इसको रिवाइज करना। चलो, थैंक यू सो मच।